नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज इंटरनेट पे दो चीज़ें काफ़ी वायरल या लोग यूं कहें कि काफ़ी शेयर कर रहे थे। ये दोनों आपकी स्क्रीन पर हैं। एक है मई 24, 1991 की हेडलाइन, जिसमें लिखा है कि सोनिया गांधी ने अपने पति की मृत्यु के बाद पार्टी पोस्ट से डिनाई कर दिया, मतलब पार्टी की कमान लेने से मना कर दिया। और दूसरा है राहुल गांधी का वो वीडियो, जब राहुल गांधी अपने पिता की समाधि पर जाते हैं और वहाँ से एक फूल की पंखुड़ी उठाकर अपनी जेब में डालते हैं। इसे लोगों ने कनेक्ट किया राहुल गांधी के उस बयान से, जब राहुल गांधी ने कहा था कि मैं अपने पिता को हर वक्त अपने आसपास महसूस करता हूँ। ये दरअसल रिश्तों की बुनियाद या रिश्तों के महत्व को बताते हुए लोग शेयर कर रहे थे कि रिश्ते राजनीति से कितने ऊपर होते हैं। अब आप कहेंगे कि आज क्यों इन्हें वायरल किया जा रहा था, तो शायद इसलिए वायरल किया जा रहा था क्योंकि लोग इशारों इशारों में लिख रहे थे महाराष्ट्र की तरफ, जहाँ पर स्वर्गीय अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तो मुझे मालूम नहीं, शायद हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तब तक वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हूँ। लोगों के सेंटीमेंट्स है कि कल अंतिम संस्कार हुआ पति का और आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसमें कोई गलत नहीं है। उनका हक है, उनकी पार्टी के पास नंबर है, उनकी पार्टी को जो है अलायंस में मिली है ये जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी, कोई गलत नहीं है। मैं एथिकली कहूँगा इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग ये ज़रूर पूछना चाहते हैं कि जब कुर्सी अपनी ही थी तो इतनी जल्दी क्या थी। कुछ दिन रुक भी सकते थे, उसके बाद कर सकते थे, तो शायद इसलिए लोगों के गुबार निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनफैक्ट दो तस्वीरें हैं, ये भी इंटरनेट पे कल से लेकर इनफैक्ट खूब वायरल है। ये तस्वीरें बीजेपी के, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के। एक तस्वीर में बीजेपी के विधायक, बीजेपी के ही एक उत्तर प्रदेश के मंत्री को ऑलमोस्ट बंधक बना के अपनी मांग पूरी करने पर जो है आमादा है। दूसरी तरफ अयोध्या में बीजेपी के जो अध्यक्ष है अयोध्या के, और वो और एक बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही हाथापाई पर आपस में उतर आए। ये भी दोनों तस्वीरें कहानी बता रही हैं कि पिछले हफ्ते 10 दिन में जो कुछ बीजेपी के अंदर हुआ, खास करके शंकराचार्य विवाद के बाद फिर यूजीसी का मामला, उसने बीजेपी का असली चेहरा अब लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया है। ये दो तस्वीरें आज मैं इसलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि दोनों तस्वीरें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करना चाहो तो। पहले महाराष्ट्र वाली बात कर लेते हैं। सबको मालूम है, इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा रिपोर्ट भी किया था कि अगर अजित पवार जिंदा होते तो 8 फरवरी को अजित पवार और शरद पवार की पार्टियों का मर्जर होना तय था, विलय होना तय था। अजित पवार की अकस्मात इस दुनिया से विदाई हो गई, तो फिर किन लोगों को ये डर था कि कहीं शरद पवार कुछ गेम ना करते, इसलिए उप मुख्यमंत्री पद की शपथ फटाफट कराई जा रही है। ये एक सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मर्जर होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अजित पवार के बेटे शरद पवार के घर पहुंचे, उसने इस बात पर विराम लगा दिया कि ये नहीं हो सकता। अब ये कहा जा रहा है कि मर्जर तो होगा, क्योंकि फिर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें शरद पवार के घर में या शरद पवार के सामने अजित पवार और उनके नेता बैठे हैं, शरद पवार की पार्टी के नेता भी बैठे हैं, जिसे कहा जा रहा है कि वो मर्जर की जो बात हो रही थी उसका वीडियो है ये। तो दोनों पार्टियों का मर्जर होना है। अब ऐसे में होगा क्या? अगर मर्जर होता है तो एक चीज़ और तय मानी जा रही है कि जो शरद पवार की एनसीपी के सांसद हैं वो बीजेपी को, एनडीए में चले जाएंगे, यानी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। 7 लोकसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, जिससे बीजेपी का नंबर लोकसभा में 300 पहुंच जाता है। ठीक है,
ऐसे में इंडिया गठबंधन का एक और साथी बाहर चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सब में एक नज़र तो यह है कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो रहा है, बीजेपी तगड़ी हो जाएगी, इंडिया गठबंधन कैसे लड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से सोचें, अगर आप इसको, मैं अगर कांग्रेस का होता या कांग्रेस से जुड़ा होता तो मैं इसे उस एंगल से देखता कि ये बीजेपी की महत्वाकांक्षा के बीच कांग्रेस के लिए मैदान खुलता जा रहा है। कांग्रेस को मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी बीजेपी दे रही है। जैसे जैसे बीजेपी आगे बढ़ी, कांग्रेस कमज़ोर क्यों होती गई? क्या बीजेपी ने कांग्रेस को कमज़ोर किया? नहीं, बीजेपी से ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को किसने किया? ये हम और आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान क्षेत्रीय दलों ने पहुंचाया। जितने भी क्षेत्रीय दल है, शिवसेना को अगर आप छोड़ दो, तो ज़्यादातर कांग्रेस की ज़मीन पर पैदा हुए हैं और कांग्रेस की ज़मीन पर उगे हैं, बड़े हुए हैं। ये सब के सब कांग्रेस का वोट खा के बड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी की एक महत्वाकांक्षा कांग्रेस के लिए अब फायदेमंद साबित हो सकती है। शुरू से बीजेपी ने दो महत्वाकांक्षाएं लेके जो चली थी बीजेपी, वो ये थी कि एक तो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। उसके लिए बेशक बीजेपी को कांग्रेस युक्त कर लिया, अलग बात है, वो तो नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस दोबारा खड़ी होने लगी। और दूसरा था विपक्ष मुक्त भारत। अब जब तक कांग्रेस मजबूत है तो विपक्ष मुक्त हो नहीं सकता। लेकिन विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी ने खेल खेले। वो खेल क्या खेले कि रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म करना शुरू किया। पहले उन्हें निपटाया जो उनके सहयोगी थे, वो अकाली दल हो चाहे पंजाब का, चाहे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल हो, दोनों फिलहाल खात्मे की कगार पर हैं। फिर दूसरी पार्टियों को तोड़ना शुरू किया, जिसमें उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीनी, 2 टुकड़े कर दिए, कमज़ोर कर दी। शरद पवार की एनसीपी को तोड़ कर 2 टुकड़े कर दिया, वो कमज़ोर हो गए, शरद पवार कमज़ोर हो गए। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिसे साथी रहते हुए बीजेपी ने ऑलमोस्ट खात्मे की कगार पर पहुंचा दिया, जिसमें 2 नाम आपको बिल्कुल ध्यान आएंगे। एक है उड़ीसा की बीजू जनता दल, उन्हीं का हाथ पकड़ के उन्हीं को सत्ता से बाहर करके आज सत्ता में बैठी है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी का रोल वहाँ कर रही है। दूसरी है तेलंगाना में बीआरएस को सफाया बीजेपी ने किया, फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया और आज कांग्रेस वहाँ सत्ता में है, ये भी साफ। फिर एक और रीजनल पार्टी है जिसका काफ़ी हद तक सफाया मुझे ऐसा लगता है बीजेपी कर चुकी है या कर रही है धीरे धीरे, वो है नीतीश कुमार की जेडीयू। आने वाले वक्त में जेडीयू भी ख़त्म होने की तरफ जा रही है, जो बचा खुचा होगा वो बीजेपी में ही आ जाएगा। फिर उसी प्रदेश की एक पार्टी है आरजेडी, जिसे बार बार चुनाव हराकर एक तरह से इररेलेवेंट करने पर बीजेपी तुली हुई है। आरजेडी का भी यही हाल हो रहा है। फिर एक पार्टी वही जिसके सहयोग से बीजेपी सत्ता में पहुंची, फिर उसको निपटाया, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली से साफ किया। जानते थे कि आम आदमी पार्टी की जो श्वास की नली है वो दिल्ली है, वही काट दी। पंजाब में सांस ले रही है, सारी उम्मीद पंजाब पर है, लेकिन पंजाब में जो इस वक्त हालत है वहाँ क्लियर है कि सरकार के खिलाफ बहुत लोगों में नाराज़गी है। कांग्रेस अगर ढंग से इलेक्शन लड़े तो कांग्रेस को वहाँ सत्ता में वापसी आसानी से हो सकती है। आम आदमी पार्टी का वहाँ से विदाई काफ़ी हद तक तय मानी जा रही है और खुद का बीजेपी का वहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्टेक है नहीं। अकाली दल का मैंने आपको बता ही दिया, तो वो भी ख़त्म। अब 3 मेजर प्लेयर है जिस पर बीजेपी ने पूरा निशाना लगाया। बीजेपी साम दाम दंड भेद तीनों इस्तेमाल कर रही है उन तीनों को निपटाने के लिए। वो है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। अब अगर सोचिए बंगाल में कहीं बीजेपी जीत जाती है तो टीएमसी का भी पत्ता धीरे धीरे साफ, क्योंकि ये बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अलावा
जिस जिस को बीजेपी ने हराया है उसके बाद उस पार्टी का उठना मुश्किल हुआ है। उस पार्टी को पूरी तरह से तोड़कर या पूरी तरह से साफ करने का मिशन बीजेपी ने चलाया है। कांग्रेस में ये कामयाब नहीं हुआ, बाकी रीजनल पार्टी में सब जगह हुआ। आप देखिए आरजेडी को अभी थोड़े दिन पहले ही हराया ना, उसके बाद हुआ क्या? परिवार में ही फूट डाल दी, परिवार ही टूट गया। आईएनएलडी ओम प्रकाश चौटाला पूरा परिवार टूट गया। अकाली दल टूट गया। ये सब बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस अगर हार गई तो फिर तृणमूल कांग्रेस के लिए भी आगे सर्वाइवल मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर इन्हें मौका दिया तो ये फिर खड़ी हो जाएगी और फिर बीजेपी के लिए मुश्किलात करेगी। उसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अभी ऑपोजिशन में है। वहाँ पर योगी वर्सेस मोदी शाह का टसल जरूर है, लेकिन कभी भी बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि वहाँ समाजवादी पार्टी खड़ी हो सके। एक ऑप्शन और था लोगों के पास जो बीजेपी के लिए खतरा हो सकता था, मायावती। मायावती को कैसे निपटाया है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो उत्तर प्रदेश में भी अगर समाजवादी पार्टी निपट गई तो सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। रही तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु में दिक्कत है। तमिलनाडु में डीएमके को इतना आसान नहीं है निपटाना। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, यह अलग बात है। अब तक उसमें बहुत बड़ी कामयाबी नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोशिश जारी है। केरल में कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। लेफ्ट ऑलमोस्ट साफ हो जाएगी। इसके बाद आपको केरल में लेफ्ट की वापसी मुझे भी नहीं लगती, सही मैं बताऊं। आने वाली जो पॉलिटिक्स है केरल की वो बीजेपी बनाम कांग्रेस की ही है, ये भी आप मान के चलिए। लेफ्ट की वापसी अब मुश्किल मुझे लगता, अगर एक बार वो चली गई तो। हुआ क्या ऐसे में? हुआ ऐसे में कि बीजेपी ने अपने आप को मजबूत करने के चक्कर में रीजनल पार्टियों की सफाई शुरू कर दी, और इन रीजनल पार्टियों को सफाई के चक्कर में, इनको तोड़ने के चक्कर में, इनको ख़त्म करने के चक्कर में मैदान खाली कर दिया। और मैदान किसके लिए खाली किया? मैदान खाली हो रहा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस आज 99 सांसदों की पार्टी है, 3 राज्यों में सरकारें हैं, 20 करोड़ के आसपास वोट अभी भी कांग्रेस को मिलता है। और केरल में सरकार बनने के चांस है। बंगाल में ठीक से चुनाव लड़े, माफ़ कीजिएगा, असम में ठीक से चुनाव लड़े, वहाँ सरकार बन सकती है। पंजाब में ठीक से चुनाव लड़े, वहाँ बन सकती है। और पुडुचेरी में बन सकती है। यानी कि इन राज्यों में कांग्रेस अगर ढंग से काम करे तो सरकार बन सकती है, सरकारें बना सकती है कांग्रेस की। और अगर इस बीच कहीं हिमाचल में और किसी एक राज्य में, हिमाचल में खास करके जहाँ 2 साल में चुनाव है, अगर वहाँ सरकार चली भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद राजस्थान आने वाला है। और राजस्थान आज की डेट में क्लियरली दिख रहा है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है। तो कांग्रेस को आगे बढ़ना है। लेकिन कांग्रेस को जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी वो यही आ रही थी कि जो रीजनल पार्टियां हैं, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनसे अपना वोट नहीं खींच पा रही थी, इनसे अपनी ज़मीन नहीं खींच पा रही थी। उल्टा इन्हें मान मुलव्वर करके अपने कंधे पर बैठाकर ढोना पड़ता था। कांग्रेस को बड़ी पार्टी कहते हुए उसे ही झुकाया जाता है हर जगह। अब जब मैदान ही साफ हो रहा है तो आप सोचिए, मैदान साफ हो रहा है तो मौका बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के लिए है। अगर कांग्रेस संगठन रूप से मजबूत हो जाए और स्ट्रेटेजिकली काम करे ना, तो ना आरजेडी का वोट बीजेपी की तरफ जा सकता है, वो कांग्रेस आराम से ले सकती है, ना आईएनएलडी का, ना अकाली दल का, ना एनसीपी का, शायद शिवसेना का चला जाए। शिवसेना का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक ही विचारधारा की पार्टी है। और अकेली शिवसेना ऐसी है जो कांग्रेस की ज़मीन पर नहीं बनी है, वो हिंदुत्व के उस पर बनी है। वो बीजेपी और उनका आपस में वो एक ही तरह की विचारधारा आप मान सकते हैं। लेकिन बाकी जितनी पार्टियां निपटती है वो सब कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। बंगाल में अगर ममता बनर्जी कमज़ोर होती है तो फ़ायदा कांग्रेस को होता है, क्योंकि वहाँ भी लेफ्ट ऑलमोस्ट निपट चुका है। तो वहाँ भी मैदान कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, यानी हर जगह अगर आप दक्षिण में के राज्यों को छोड़ दें, केरल को अगर आप छोड़ दें अभी, और आंध्र प्रदेश को भी थोड़ा सा छोड़ दें आप, 2 मान लीजिए छोड़ देते आप, बाकी आप दक्षिण से लेकर उत्तर तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और बाकी सब जगह ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आप नज़र दौड़ाइए। आने वाले वक्त में आपको दिख रहा है कि 2 ही पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा आने वाले वक्त में।
एक कांग्रेस बनाम बीजेपी या बीजेपी बनाम कांग्रेस। अब ऐसे में होगा क्या, जब बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा तो कांग्रेस को मौका ज़्यादा है बीजेपी को हराने का, क्योंकि जब आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं ना, और एक ऑप्शन आप आजमा चुके होते हैं, उस ऑप्शन से आपको निराशा हाथ लगती है तो आप फिर दूसरा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। कांग्रेस को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस मजबूत थी, तो सामने कोई एक मजबूत पार्टी नहीं थी। अगर उस वक्त बीजेपी या कोई और एक सिंगल मजबूत पार्टी होती तो शायद ये क्षेत्रीय पार्टियां ना उगती। अब हुआ ये कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर पाया, इसलिए सब ने अपने जात की और धर्म की और इलाके की इस तरह की राजनीति की और अपने अपने लिए अपने अपने राज्य में एक ज़मीन बनाई और वहाँ वहाँ अपनी पार्टियाँ खड़ी कर दी और कांग्रेस कमज़ोर होती गई। यही हुआ। उत्तर प्रदेश में बीएसपी समाजवादी पार्टी बन गई, पंजाब में तो खैर चलिए अकाली कांग्रेस का पहले से ही था, महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना बन गई और दूसरी जगहों पे इस तरह की बन गई। जब ये ऑप्शन ही नहीं होगा अब तो सामने, क्योंकि मजबूत ऑप्शन खड़ा है लोगों के सामने, बीजेपी के सामने खड़ा है ऑप्शन के तौर पर, तब फायदा बीजेपी से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ आपको कांग्रेस को होगा। क्योंकि दो लोगों की लड़ाई में एक आदमी बार बार जीत सकता है लेकिन दूसरे का मौका भी ज़रूर आता है। लेकिन जब मल्टी कॉर्नर लड़ाई होती है ना चुनाव में, तब पब्लिक भी कन्फ्यूज आ जाती है और पब्लिक भी एक ऑप्शन रख लेती है कि चलो यार केंद्र में बीजेपी को दे दूंगा, राज्य में मैं इस रीजनल पार्टी को दे दूंगा। लेकिन जब वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, दो ही पार्टियां आपके सामने ऑप्शन में हैं, तब लोग कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? तब वो चुनते हैं कि जिसको दिल्ली भेजा है उसी को राज्य में चुनेंगे, ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, हमारा जो विकास है वो अच्छी तरह से हो सके। ये सिस्टम फिर लोग अपनाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त महत्वाकांक्षा तो बीजेपी की है कि एक दिन पूरे देश में छाएंगे, विपक्ष को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसकी इस महत्वाकांक्षा के पीछे हरा भरा खुला मैदान कांग्रेस के लिए तैयार हो रहा है। अब अगर कांग्रेस खुद फेंस पे बैठी रहना चाहे तो अलग बात है, अदरवाइज़ अगर अपनी टीम संगठन मतलब मजबूत करे और सिस्टमेटिक तरीके से चले, तो जहाँ जहाँ बीजेपी सफाई करती जा रही ना, पीछे पीछे कांग्रेस अपने पौधे उगा सकती है। फिर एक बार कांग्रेस वैसे ही मजबूत खड़ी हो सकती है जैसे कि एक वक्त हुआ करती थी। मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएटली हो जाएगी, तो 2029 में बहुत मजबूत हो जाएगी, नहीं, टाइम लगेगा। 2029 में के लिए ये रीजनल पार्टीज़ भी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन आने वाले 10 साल की पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे तो अगर यही ट्रेंड पॉलिटिक्स का रहा और यही बीजेपी का स्टाइल रहा, तो आने वाले 10 साल में रीजनल पार्टीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी। तब तो 1 to 1 कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला होगा, और तब कांग्रेस का तब तक ज़मीन भी अपनी काफ़ी मजबूत हो चुकी होगी, अपनी ज़मीन लोगों से वापस ले चुकी होगी कांग्रेस। और जब ज़मीन वापस लेगी तो जाहिर सी बात है फिर उस पर खेती भी अपने हिसाब से होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो रही है। तो इसलिए शरद पवार जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, इससे चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी पार्टियां बीजेपी के साथ जा रही हैं, कांग्रेस को उन्हें सिर्फ गुड लक कहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को ये मान के चलना चाहिए कि जो जो बीजेपी के साथ गया वो साफ हुआ। आज नहीं तो कल साफ ज़रूर होंगे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू है, चाहे वो नीतीश कुमार है, चाहे वो शिंदे हैं, चाहे वो एनसीपी है, कोई भी है, साफ ज़रूर होंगे। बस किसी को कम वक्त लग सकता है, किसी को ज़्यादा लगता है, और जैसे ही वो साफ होते हैं उस मैदान पर अपना झंडा गाड़िए और फिर उस झंडे को ज़रा मजबूती से पकड़े रखिए। ये कांग्रेस का फॉर्मूला होना चाहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।